बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही हमारा अगला जो टॉपिक है रेप्टाइल्स के अंदर जो है लोकोमोशन। तो इसकी लोकोमोशन कैसे है उसके मुतल्लिक आज हम बात करेंगे जी। इसके जो तीन मुख्तलिफ तरीके हैं इसके अंदर लोकोमोशन के, एक उसमें से सबसे पहला तरीका जो है, जो प्रिमिटिव रेप्टाइल्स हैं इनके अंदर बिल्कुल जिस तरीके से सैलमेंडर मूव करते थे, कभी एक साइड के ऊपर एक अपेंडेजेस एक तरफ मूव करते हैं, एक साइड के फिर दूसरी तरफ अपेंडेजेस मूव करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। और ये बिल्कुल ज़मीन के साथ लग के मूव करते हैं, यानी कि इनके जो अपेंडेजेस हैं वो ज़मीन के साथ बिल्कुल प्लेन है, क्योंकि इनके बाजू जो हैं बिल्कुल वो साइडों के ऊपर है, लेटरल साइड्स पे हैं। और ये हॉरिजेंटल प्लेन के अंदर जिस तरीके से वो अपेंडेजेस मूव करते हैं बिल्कुल ऐसे ही करते हैं ये, जैसा कि लिजर्ड्स के अंदर, कई सारे लिजर्ड्स के अंदर ये वाला सिस्टम जो है वो मौजूद है। दूसरे इसके अलावा दूसरा जो मैकेनिज्म है लोकोमोशन का, वो लिम्स ऑफ रेप्टाइल जो हैं वो अलोंगेटेड हैं, सिलेंड्रिकल हैं, और ये जो हैं तकरीबन कह लें कि ये बॉडी के क्लोज है, यानी कि इसकी निचली साइड के ऊपर हैं, यानी कि इसके जो अपेंडेजेस हैं वो निचली साइड के ऊपर हैं। और निचली साइड के होने की वजह से जो हैं, जो नीचे मूवमेंट होती है इसके बॉडी की, वो इसकी नीज और एल्बो जॉइंट जो हैं वो पोस्टीरियरली यानी कि पीछे की तरफ मूव करते हैं। लेग्स, जैसे कि आपने टर्टल में देखा है कि टर्टल का बॉडी उठाया हुआ है और हालांकि जो लेग्स इसकी निचली की तरफ है, ठीक है, और इस तरीके से मूव करते हैं। और इसका बॉडी जो है वो ज़मीन से कह लें कि उठा हुआ होता है, और इसकी लेग जो है इसकी बॉडी को सपोर्ट कर रही है, जस्ट लाइक जैसे कि आपने टर्टल में देखा है कि ये, यानी कि जिस तरीके से आम जो मैमल मूव करते हैं, यानी कि उनके अपेंडेजेस निचली साइड में है, उन अपेंडेजेस ने सपोर्ट किया हुआ है पूरे बॉडी को। तो बिल्कुल यही मैकेनिज्म है। इसके अलावा जो प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स हैं जिनका डायनोस वो जो कह लें कि डायनासोर से रिलेशनशिप है, उनके अंदर बाईपेडल मैकेनिज्म है, या इस प्रोसेस को हाइंड लिम्स के ऊपर सिर्फ चलने को हम क्या कहते हैं, जो वॉकिंग इज कॉल्ड बाईपेडलिज्म। यानी कि इसके इनके अंदर क्या है कि इनके अंदर जो है कि वो इनका पेल्विस जो है वो बिल्कुल नैरो है, यानी कि और आउटस्ट्रेच कह लें कि इनकी टेल्ड है, यानी कि बाहर की तरफ फैली हुई बड़ी लंबी सारी टेल है, जैसे कि आप जो हैं वो क्रोकोडाइल्स के अंदर या एलिगेटर्स के अंदर आप देखते हैं कि उनके अंदर पीछे बड़ी भारी सी टेल है, और वो टेल टेल इसको बैलेंस करती है। प्लस जो है इनके जो पिछले अपेंडेजेस हैं वो उनका मेन रोल है जो मूवमेंट के अंदर, मगर जो अगले जो फ्रंट अपेंडेजेस हैं उनका इतना कोई कह लें कि इतना ज़्यादा रोल नहीं है उनकी मूवमेंट के अंदर। इसलिए जो है जो इसके फ्रंट अपेंडेजेस हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो कह लें कि शिकार को पकड़ने के लिए और फ्लाइट में किसी हद तक जो है वो काम देते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर ये शिकार को पकड़ने के काम आते हैं। तो ये तीन मेन तरीके हैं लोकोमोशन के। इसके बाद आगे हम बात करें तो इसकी टंग्स की, तो इनके अंदर टंग जो है यानी कि न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव की, तो ज़्यादातर जो है रेप्टाइल जो है वो कार्निवोर्स हैं, सिवाय जो टर्टल हैं वो ऑलमोस्ट ओमनीवोरस हैं, हर शय खा लेते हैं। जो टर्टल की बात कर रहे हैं सिर्फ, इनमें से भी जो टॉर्टाइज हैं वो आपने पढ़ा है कि वो कई सारी चीज़ें खाते हैं पानी के अंदर, वो ओमनीवोरस है। मगर जो टर्टल हैं जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं वो ज़्यादातर ग्रास वगैरह खाते हैं, मगर दूसरी चीज़ें भी ये खा लेते हैं। और मगर दूसरे रेप्टाइल मोस्टली जो है वो कार्निवोर्स है। इनके अंदर हम टंग की बात कर लें तो इनके जो टंग की कह लें कि मुख्तलिफ किस्म की हैं। ये क्रोकोडाइल्स और टर्टल की बात करें तो इनके अंदर ज़ुबान जो है वो प्रोट्रूजेबल नहीं है, यानी कि अपनी ज़ुबान को बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। और इस टंग का काम क्या है, ये स्वेलमेंट का काम देते हैं। जिस तरीके से हमारी ज़ुबान है कि हम बाहर अपने मुंह से बाहर नहीं निकाल सकते एक हाथ हाथ से, ठीक है। तो इस तरीके से ये टर्टल और क्रोकोडाइल हैं, ये भी अपनी ज़ुबान जो है वो अपने माउथ से बाहर नहीं निकाल सकते, इनके क्योंकि माउथ ही बड़ा लंबा सारा है। और ज़ुबान इनकी एक स्पेशल जो उसका पर्पस है वो है स्वेलो, यानी कि फूड को पीछे की तरफ निकलना। मगर जो लिजर्ड हैं और टाटारा हैं इनके अंदर स्टिकी टंग्स होती है, यानी कि एक स्टिकी टंग इनकी माउथ के अंदर मौजूद है। जैसे ही इन्होंने शिकार देखना है तो उसको यकदम वो निकाल के अपनी टंग उसके साथ इन्होंने शिकार को पकड़ना है। मगर जो खासकर कमीलियंस की बात करें, गिरगिट्स की, तो इनकी टंग जो है इनकी बॉडी से भी बाज़ का तो लंबी होती है, यानी कि इतनी लंबी टंग होती है जिसका साइज जो है वो आप कह लें कि
उसके बॉडी से भी लंबा होता है कमिलियन से, यानी कि इतनी लंबी टांग होती है और वो स्टिकी टांग होती है। इसके अलावा हम बात कर लें जो इसकी अडेप्टेशंस के अंदर, स्कल्स की अडेप्टेशंस के अंदर, तो इसकी स्कल जो है जैसे कि स्नेक्स के अंदर जो है रिमार्केबल अडेप्टेशन है इसकी स्कल के अंदर फॉर फीडिंग पर्पस के लिए। वो फीडिंग पर्पस के लिए क्यों है? क्योंकि इसकी जो बोन्स हैं, जो स्कल्स की बोन है और जाज की बोन है, यानी कि उसके जबड़ों और स्कल की बोन जो है वो लूजली आपस में बाउंड है, यानी कि लूजली अटैच्ड है। यानी कि वो हड्डियों के थ्रू या क्या लें कि उनमें जोड़ नहीं है, बल्कि उनको जो है आपस में से लिगामेंट जो है वो आपस में जोड़ते हैं। और उसकी वजह से ये क्या होते हैं कि ये इसका जबड़ा जितना, मैंने आपको पहले भी हमने बात हुई है कि ये अपने जबड़े को, ऊपर वाले जबड़े को ऊपर की तरफ मैक्सिमम और नीचे वाले जबड़े को नीचे मैक्सिमम जो है ये मूव कर सकता है नॉर्मल साइज से भी। यानी कि जितना उसका खोपड़ी नजर आ रही है ना, उस खोपड़ी से भी ज्यादा वो अपने सर को बड़ा कर सकते हैं। इसी वजह से इसका जो ऊपर वाला अपर जहाज है और नीचे वाला जहाज है ये इनडेफिनेटली कह लें, या आप कह लें कि जितना वो ऊपर की चाहे ऊपर वाला जबड़ा मूव कर सकता है, जितना नीचे की तरफ चाहे वो नीचे वाला जबड़ा जो है वो मूव कर सकते हैं। इसलिए ये बड़े बड़े जो हैं ये अपने प्रे को खा लेता है। जैसे कि एक स्नेक जो है, जैसे बोआ कंस्ट्रक्टर है, ये क्या करते हैं कि हालांकि इसका साइज देखें तो छोटा है इसकी खोपड़ी का, मगर ये एक पूरी बकरी, एक पूरा हिरन, या आप कह लें कि पूरा का पूरा जो है बाल का ये पूरा का पूरा बंदा भी निकल लेते हैं, या छोटा बच्चा जो है वो निकल लेते हैं। तो ये जो है ये इसकी एक स्पेशल एडेप्टेशन है, इसकी स्कल्स के अंदर है, और ये किसके लिए है? इसकी फीडिंग के लिए। इसके अलावा जो है इसके अंदर एक और एडेप्टेशन है, इसके जितने भी जो टीथ है ना वो बैकवर्ड डायरेक्टेड हैं। जैसा कि आपको ये तस्वीर में नजर आ रहा है कि इसके जो दांत हैं वो पीछे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, यानी कि पीछे की तरफ उनका रुख होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि शिकार पीछे की तरफ, ये इसको दांत जो है वो ऑटोमेटिकली दांत जो है इसको फूड को ईसोफेगस की तरफ जो है वो फोर्स करते हैं, ना कि वो फूड बाहर नहीं आ सकता जितना मर्जी जोर लगा ले। जब उसके अंदर दांत पेवस्त हो जाएंगे तो दांतों की मदद से वो पीछे ही जाएगा ईसोफेगस के तरफ, ना कि वो आगे आएगा। ठीक है। इसके अलावा इसका जो ग्लोटस है, रेस्पिरेटरी जो कह लें या ओपनिंग है, वो बिल्कुल फॉरवर्ड होती है, और मुंह के बिल्कुल इधर सामने करके, इधर करके ना इसकी अंदर वाली साइड के ऊपर, ये माउथ की इनर साइड के ऊपर मौजूद होती है। इसलिए ये जब अपने फूड को आस्ता आस्ता निगल रहा होता है उस वक्त भी इसे सांस लेने में मसला कोई नहीं होता। ठीक है, ये से प्रॉब्लम कोई नहीं होता, ये सांस भी ले रहा होता है सेम टाइम पे, और सेम टाइम पे अपना फूड भी निकल रहा होता है। ये भी इसके अंदर अडेप्टेशन है, इसकी माउथ के अंदर अडेप्टेशन है। इसके अलावा हम इनके जो मुख्तलिफ तरह के टीथ की या फैंग्स की बात कर लें, इसके जो जहर वाले टीथ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फैंग्स। ठीक है, क्या कहते हैं? फैंग्स। तो इसमें से ये वाइपर, जो मैंने कहा कि डेंजरस किस्म के या पॉइजनस किस्म के जो कह लें कि स्नेक्स हैं, इनके अंदर जो है वो फैंग्स जो हैं वो हालो होते हैं। क्या होते हैं? हालो होते हैं। हालो होने का मतलब क्या है कि इसके इसके फैंग्स के अंदर, इसके टीथ के अंदर जहर नहीं है, बल्कि इन टीथ की पिछली साइड के ऊपर जो है ये यहाँ पे एक वेनम ग्लैंड है। ठीक है। और जैसे ही ये अपना दांत पे वस करता है तो ये पीछे से कह लें कि ये वेनम ग्लैंड जो है वो अपनी स्क्रीशन जो है वो स्क्रीट करता है, और वो दांत के साथ ही वो उसकी गोश्त के अंदर चली जाती है, और जो उसके कह लें कि जो विक्टिम होता है, विक्टिम की बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से जो है आल्दो के ये जो हैं टीथ हैं, इनके अंदर, टीथ के अंदर नहीं है, ये इन फैंग्स के अंदर कह रहे हैं, टीथ तो सॉरी नहीं कहना चाहिए इनको, ये फैंग्स हैं इसके, जिसके थ्रू ये बाइट करता है इंसानों को या किसी भी एनिमल्स को। तो ये साथ ही अपने फैंग्स के थ्रू जो है वो आप कह लें कि वो इंजेक्ट कर देता है। मगर इसके पीछे जो है एक्चुअली ये देखें अटैच्ड, ये क्या है? वेनम ग्लैंड है, जिसके अंदर एक्चुअली जहर मौजूद होता है, ये देखें। और इसके दांत जो हैं वो बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं और इस तरीके से राउंडेड होते हैं। तो जैसे ही इसका मुंह बंद होता है तो इसके जो फैंग्स हैं ये इसके ऊपर वाले जबड़े के साथ जहाँ पे जाके सेट हो जाते हैं, ये निचले जबड़े में जाके फिट नहीं होते, जिस तरीके से हमारे दांत है ना या किसी और, वो आपने टर्टल के देखे हैं, इसके क्रोकोडाइल के, या आपने जो एलिगेटर के देखे हैं कि ऊपर वाले दांत निचले वाले जबड़े में व्यस्त हुए, नीचे वाले ऊपर में, मगर इसके जो ऊपर वाले दांत हैं ये ऊपर वाले जबड़े में जाके फिट होते हैं। इसकी ये स्पेशल कह लेंगे स्ट्रक्चर है इसके अंदर।
इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो वाइपर के जो अपर जाज की हम बात कर लें, अपर जाज की बोन की बात कर लें, तो ये हिंज होती है। हिंज का मतलब क्या है कि जब इसका माउथ जो है वो बंद होता है तो इसके फैंग जो हैं वो फोल्ड बैक हो जाते हैं। कहाँ पे? अपर जाज के साथ। जैसे मैंने क्या अभी बताया कि ये निचले जबड़े में जाके जो इसके फैंग्स हैं ये निचले जबड़े में फिट नहीं होंगे, बल्कि ये ऊपर वाले जबड़े के साथ जाके वहां पे फिट हो जाते हैं। इसके अलावा जो है जब इनका माउथ खुला होता है तो इसका जो अपर जाज है वो रोटेट कर रहा होता है, जैसे कि आप जैसे जितना ये खोल रहा होता है तो इसके फैंग जो है वो सामने की तरफ जो है वो स्विंग डाउन कर रहे होते हैं। जैसा कि आप ये पिछली तस्वीर के अंदर देख रहे हैं कि इसने अब माउथ खोला हुआ तो इसके दांत जो है वो स्विंग करते हुए हमें हवा में नजर आ रहे हैं। मगर जब इसका माउथ बंद होगा तो ये जो इसके जो फैंग्स हैं ये ऊपर वाले जबड़े की बैक साइड पे जाके फिट हो जाते हैं। इसके अलावा जो है वो जब इनके दांत जो हैं वो, इसके अलावा कहते हैं कि इसके जो फैंग्स हैं वो आउटवर्ड डायरेक्टेड नजर आते हैं हमें। जब ये किसी भी शिकार के ऊपर वो कह लें कि अटैक करता है तो ये आपको दांत जो है इस तरीके से हवा में ओपन जो है वो नजर आते हैं। जब ये शिकार का, तो हमेशा शिकार इसने मुंह खोल के ही करना है। जहां तक हम बात कर लें ये रेयर फैंग्ड स्नेक की बात कर लें तो इनके टीथ के अंदर ग्रूव्स होती हैं। ग्रूव्स का क्या मतलब है कि इनके टीथ की निचली साइड के ऊपर एक नाली है, यानी कि जो निचला जबड़ा है ना उस निचले जबड़े के दरमियान में एक ग्रूव है। ग्रूव्ड मतलब नीचे से दांत खाली है, सेंटर में से दांत के अंदर एक नाली सी चल रही है, उस नाली के अंदर एक्चुअली जहर होता है। इसलिए ये जो जब ये जहर कब स्क्रीट होता है, इसका वेनम यानी कि कब स्क्रीट होता है, जब ये अपने जो प्रे है ना उसको निगल रहा होता है ना, तो उस निगलते साथ ही जब दांत उसकी बॉडी के अंदर ये प्रवेश कर रहा होता है तो उन ग्रूव के थ्रू जो है वो जो वेनम है उसकी बॉडी के अंदर है वो कह लें कि उसकी बॉडी के अंदर जा रहा होता है। ठीक है। इसके अलावा जो है ये स्नेक आमतौर पे जो है जिस तरीके से अभी हमने पढ़ा कि वो वाइपर जो है वो छलांग मार के ऊपर से वो लहरा के अपने शिकार के ऊपर जाके लपकता है, इस तरीके से ये जो लपकते नहीं है, इसलिए ये इंसानों के लिए इतने हार्मफुल नहीं है। मगर फिर भी कुछ स्पीशी ऐसी हैं कि जो नुकसानदेह हो सकती हैं, मगर ये कई सारे ये ऑर्गेनिज्म को कह लें कि ये निकल लेती हैं। ज्यादा इंसानों के लिए इतना डेंजरस नहीं है, मगर कुछ सिवाय चंद एक स्पीशीज के। इसके अलावा कोरल स्नेक्स, सी स्नेक्स, कोबरा की बात कर लें तो इसके जो फैंग्स हैं, इसके जो कह लें कि जो टीथ हैं ये ऊपर वाले जबड़े में बिल्कुल फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, यानी कि इन्होंने लहराना नहीं है, या ऊपर वाले जबड़े में जब मुंह बंद होगा तो ऊपर वाले जबड़े में जाके फिट नहीं होंगे, बल्कि ये जो निचले जबड़े के अंदर गम्स है ना उन गम्स के अंदर जाके, गम मीन कि जो इसके निचले जबड़े के जो निचले कह लें कि जॉज के जो गम है, जबड़े हैं जो कह लें कि ये जो रेड कलर की हमारे माउथ के अंदर होती है गम होती है, उसके अंदर पॉकेट्स बनी हुई हैं, यानी कि उनके अंदर सुराख बने हुए हैं। यानी कि ऊपर वाले दांतों ने, ऊपर वाले जबड़े के दांतों ने जो स्पेशली इसके अंदर फैंग्स हैं उन्होंने नीचे वाले जबड़े के अंदर फिट हो जाना है जब माउथ होगा बंद। ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे कोबरा के अंदर एक और खूबी भी है कि ये स्पिट भी करते हैं। स्पिट करने मतलब ये अपने शिकार से भी दूर ही होते हैं, तो ये प्रेशर के साथ जो है अपने मसल को ऐसे कंटेक्ट करता है ना, तो वो जो ग्लैंड है जिसके अंदर वेनम ग्लैंड है वो वेनम ग्लैंड के साथ मसल अटैच होते हैं। जब मसल अटैच होते हैं तो वो जोर के साथ जब उस उन मसल्स को कंट्रैक्ट करता है तो वो प्रेशर के साथ एक धार की शक्ल में, जिस तरीके से एक टीके के साथ आप एक धार मार दें किसी के मुंह के ऊपर, तो बिल्कुल ये भी अपने विक्टिम के मुंह के ऊपर जो है वो कह लें कि प्रेशर के साथ इंजेक्ट करता है उस जहर को। तो अगर वो जहर को फौरी साफ ना किया जाए, ना धोआ जाए, तो उससे जो है वो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, यानी कि बिल्कुल वो शिकार जो है वो अंधा ही हो सकता है। यानी कि ये भी इसके अंदर एक अडेप्टेशन है। ये अडेप्टेशन किस लिए है कि ये दूर से ही अपने अभी करीब स्ट्राइक करने से पहले ही वो जहर जो है वो उसके ऊपर इंजेक्ट कर दे, ताकि वो जो है इसका शिकार जो है वो ब्लाइंड हो जाए, अंधा हो जाए, और फिर उसको आसानी से कंज्यूम कर सके। इसके अलावा जो है इसके वेनम ग्लैंड जो है ये एक्चुअली सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड की ही मॉडिफिकेशन है।
ठीक है। ये इसके वेनम ग्लैंड, मैंने कौन से कहा कि ये सलाइवरी ग्लैंड है, और इसके अंदर दो तरह की जहरें होती हैं। एक होती है न्यूरोटॉक्सिन्स, यानी कि ये जो वेनम ग्लैंड है ये दो तरह की जहर पैदा करते हैं ये, यानी कि कुछ स्पीशी के अंदर न्यूरोटॉक्सिन्स पैदा होंगी, कुछ के अंदर जो है वो हीमोटॉक्सिन जो है। अब ये दो तरह की जहर जो है, ये मैं सबसे पहले बात कर लूं कि ये कौन से स्नेक्स के अंदर कौन सी जहर पैदा होती है। जो कोरल स्नेक हैं, कोबरा हैं, सी स्नेक हैं, ये इनके अंदर प्राइमरी तौर पे न्यूरोटॉक्सिन पैदा होती है। न्यूरोटॉक्सिन का क्या मतलब है कि जब इसकी जहर विक्टिम की बॉडी के अंदर जाती है तो ये इसकी नर्व्स को, यानी कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो जैसे ही ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है तो हमें रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है, या जो विक्टिम होता है ना उसको रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस का मतलब क्या होता है कि ये जो फालिज है, किसका फालिज है? आपके लंग्स का फालिज है। और लंग्स का फालिज क्या है कि आपका सांस नहीं आता, विक्टिम को सांस नहीं आता, और आस्ते आस्ते उससे सांस घुटता है, और घुटते घुटते जो है वो विक्टिम जो है वो मर जाते हैं। ये किसकी वजह से है? कि इसने नर्वस सिस्टम को अफेक्ट किया, यानी कि अपने विक्टिम के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट किया। इस तरह के टॉक्सिन को हम क्या कहते हैं? न्यूरोटॉक्सिन। मगर ये जो वाइपर हैं, ये रसल वाइपर और इस तरीके से कई सारे ये हैं, ये जो ब्राउन से कलर की अभी मैंने शुरू में बात की, जिसके अंदर वो फैंग जो है वो पीछे जाकर ऊपर वाले जबड़े में फिट हो जाते हैं, इनके अंदर हीमोटॉक्सिन होती है। हीमोटॉक्सिन का मतलब क्या है? कि इसने हमारी वेन्स को अफेक्ट करना है, ब्लड वेसल्स को करना है, और ब्लड वेसल जो है इससे रप्चर हो जाती हैं, और उससे खून बहता है। इसके अलावा जो है क्लॉटिंग हो जाती है, हमारे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, यानी कि खून जमना शुरू हो जाता है। और खून जमने से भी अल्टीमेटली आपको पता है कि डेथ हो जानी है पेशेंट की या विक्टिम की, अगर उसे टाइमली ट्रीटमेंट ना दिया गया। तो इस तरीके से ये दो मेन टॉक्सिन है, न्यूरोटॉक्सिन जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने जिन्होंने, और हीमोटॉक्सिन जो है जो वाइपर्स के अंदर पाई जाती है, इन्होंने एक्चुअली ब्लड वेसल को ब्रेकअप करना है, और इसकी वजह से ब्लड की लाइनिंग इफेक्ट होगी, और प्लस जो है वो ब्लड जो है वो क्लॉटिंग होना शुरू हो जाते हैं। ये जो हम अब थर्मो रेगुलेशन की बात कर लें कि इनके अंदर थर्मो रेगुलेशन कैसी होती है, सर्कुलेशन कैसे है, गैस एक्सचेंज क्या है, तो एक्चुअली जो है इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, या इनके जो कह लें कि लंग्स हैं, बिल्कुल अम्फीबियन की तरह के ही हैं। मगर इसमें अब जो बात कर लें कि रेप्टाइल जो हैं वो चूँकि एम्फीबियन से बड़े हैं, इसलिए जो इनका ब्लड जो है वो ज़्यादा प्रेशर के थ्रू जो है वो डिस्टेंट बॉडी को पहुंचता है, क्योंकि एम्फीबियन आपने देखे हैं, बिल्कुल फ्रॉग देखें, ये छोटा सा बॉडी है, तो इतने प्रेशर के साथ इसके हार्ट को खून को पंप नहीं करना पड़ता। मगर ये देखें, इसका हार्ट का और इसका इतना बड़ा बॉडी है, या आप एलिगेटर्स के अंदर देख लें, या आप क्रोकोडाइल के अंदर देख लें, उसका बॉडी और लंबा है, और उसको दूर दराज इलाकों में, यानी कि उसके दूर दराज या डिस्टेंट पार्ट के अंदर ब्लड को भेजना है, तो उसके लिए ऐसा हार्ट चाहिए जो कि ज़्यादा पावर के साथ, ज़्यादा प्रेशर के साथ पंप कर सके, ताकि खून जो है वो बॉडी के फार पार्ट पार्ट में या डिस्टेंट पार्ट के अंदर वो पहुंच सके। इसके अलावा जो है कि इसके तो आम तौर पर हार्ट की हम डिफ्रेंशिएशन करें तो बिल्कुल इसका हार्ट जो है वो कह लें कि अम्फीबियन की तरह का ही होता है। अम्फीबियन, मगर कुछ में थोड़ा सा फर्क होगा। वो एम्फीबियन में कैसे होगा कि एम्फीबियन की तरह आपने पढ़ा था कि तीन चैम्बर हार्ट होता है, यानी कि दो एट्रियम होते हैं, आरिकल्स होते हैं, और इसके अंदर वन जो है वेंट्रिकल होता है। ठीक है, और वेंट्रिकल जो है वो पार्शली डिवाइडेड नहीं होता, सिवाय कुछ रेप्टाइल्स के अंदर, कि उनके अंदर वो जो बीच में पर्दा है, सेप्टम है, वो बन जाता है, यानी कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल अलग हो जाता है। मगर मोस्टली रेप्टाइल के अंदर जो है ये वेंट्रिकल जो है वो डिवाइडेड नहीं होता। तो इसके अंदर जो ब्लड है वो कहाँ से आता है? तो इसके अंदर जो ब्लड है, इसके सबसे पहले राइट आरिकल्स के अंदर आता है, यानी कि पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसने कहाँ पे आना है? राइट एट्रियम के अंदर। तो राइट एट्रियम से ये आएगा जो वेंट्रिकल के अंदर, और वेंट्रिकल जो है इसी ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो लंग्स की तरफ भेज देते हैं। ठीक है, और लंग से दोबारा जो है खून साफ होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये इस ब्लड ने जो है वो साफ होने के बाद जो है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर आना, और लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से जो है वो अल्टीमेटली जो है वो हमारे जो है राइट और लेफ्ट आर्टरी में, सिस्टमिक आर्टरीज में।
ठीक है, कोनस आर्टरियोसिस के थ्रू जो है वो आगे कुछ ब्लड जो है उसके अंदर वो कोनस आर्टरियोसिस मजीद 3 वेन्स में कह लें कि आर्टरीज में डिवाइड होता है, जिसमें से एक जो है वो हेड की तरफ जाती है, दो एक ने बॉडी की तरफ जाना है और एक ने स्किन की तरफ जो है। तो ये जो टर्टल हैं, अब इसके अंदर जो है आपको पता है कि ये जब अपने शेल्स के अंदर बंद हो जाते हैं तो इसके अंदर जो है इसके लंग्स भी काम करना छोड़ देते हैं, यानी कि जब जैसे ही ये टर्टल जो है अपनी शेल्स को बंद कर लेते हैं, जैसे कि ये आप तस्वीर में देख रहे हैं कि इसने अपने शेल्स को बंद कर लिया, तो अब ये इसका जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ मूव नहीं करता और इसके जो हैं वो लंग्स जो हैं बिल्कुल काम करना समझ लें कि वो स्टॉप कर देते हैं। और इसी तरीके से जब ये डाइव करते हैं, ये टॉर्टाइज आप देख रहे हैं कि ये जब पानी के अंदर डाइव करते हैं तो फिर भी ये अपना जो ब्लड है इन्होंने लंग्स की तरफ नहीं भेजना, और लंग्स की तरफ ना भेजने की वजह से या आप कह लें कि जब ये ब्रीदिंग नहीं कर रहा तो ये ब्लड फ्लो जो है इसके जो लंग्स की तरफ जो है वो लिमिटेड होते हैं, और लिमिटेड होने की वजह से ये जो इसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है उसका कह लें कि ज़्यादा एफिशिएंट इस्तेमाल करता है। और दूसरा जब ब्लड इसका लंग की तरफ नहीं भी जाता है तो एक तरीके से इसकी कह लें कि इसकी एनर्जी भी सेव होती है, जो बॉडी की जो है एनर्जी भी कंजर्व होगी, और दूसरा उस ऑक्सीजन का जो कह लें कि एम्फीबियन की निस्बत ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ होता है, क्योंकि एम्फीबियन के अंदर उनकी स्किन के थ्रू थी, इसमें स्किन के थ्रू नहीं है, बल्कि जो है इसके सिर्फ लंग्स हैं, लंग के थ्रू काम करना है। इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होगी, तो इसके अंदर जो है इंटरनल सर्फेसेज के ऊपर जो है वो गैस एक्सचेंज होती है। इंटरनल सर्फेसेज से मतलब कि इसके जो है वो लंग्स के अंदर, और लंग्स में इसकी जो गैसेस एक्सचेंज होंगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर निकलेगी और अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन है वो जो है ब्लड के अंदर जो है वो उसने ऑब्जॉर्व होना ताकि पूरे बॉडी में पहुंचे। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो है अम्फीब इसको ज़्यादा पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, या ये जो है कि इसके अंदर वाटर लॉस कम से कम होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स है, मगर इसमें वोकल कार्ड नहीं है। वोकल कार्ड मतलब ये कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वोकल कार्ड ना होने की वजह से कोई स्ट्रॉन्ग आवाज़ें पैदा नहीं कर सकती। इसके अलावा जो है वो इसका लंग जो है वो स्पंजी कनेक्टेड चैम्बर्स के अंदर डिवाइड होता है, और वो चैम्बर्स एक्चुअली जो हैं वो एक सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। और सरफेस एरिया इंक्रीज करना कैसे, जैसे कि हमारे आप देखें लंग्स के अंदर जो है वो बेशुमार जो है अलवियोलाई वो काफी सारे मौजूद हैं, उनका फंक्शन क्या है कि एक्चुअली सरफेस एरिया बनाना, यानी कि ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज होने में ज़्यादा जगह मिले। तो यही सिंपल प्रिंसिपल जो है इनके अंदर भी होते हैं। इसके अलावा जो है जब हम बात करें तो इसकी जो है टर्टल्स की, तो टर्टल के अंदर क्या होता है कि इसकी रिब्स जो हैं वो बिल्कुल इसके शेल्स का पार्ट ये थे, जैसा कि ये आप तस्वीर में देख रहे हैं कि इसकी जो रिब्स हैं वो इसके शेल्स के साथ ही जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसलिए जो है ये अपनी कह लें कि स्केलेटन को मूव नहीं कर सकता, यानी कि शेल को मूव नहीं करता, कि शेल को मूव करे तो ऑक्सीजन जो है यानी कि जब उस शेल को एक्सपेंड करे तो ऑक्सीजन जो है या कह लें कि हवा इसके लंग्स के अंदर जाए प्रेशर कम होने की वजह से, नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से, और जब वो स्केलेटन जो है वो उसको कह लें कि कंट्रैक्ट करता है, और कंट्रैक्ट करने से क्या होता है कि इसकी जो ऑक्सीजन जो है वो इसकी बॉडी से जाए। ये सिस्टम नहीं है, ये मोस्टली दूसरे रेप्टाइल्स के अंदर तो है, उनके अंदर ये है कि जितने भी कह लें कि जो रेप्टाइल्स हैं वो यही करते हैं, यानी कि नेगेटिव प्रेशर के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन जो है वो करते हैं। ओके, क्या होता क्या है इस प्रेशर के अंदर कि जैसे ही वो अपने स्केलेटन को बैकवर्ड मूव करते हैं और उसकी जो वॉल्स हैं इसकी जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं, तो क्या होता है कि एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है इसके लंग्स के अंदर और हवा अंदर की तरफ मूव करे। और जब स्केलेटन फॉरवर्ड मूव करते हैं और इसकी वॉल्स भी कंट्रैक्ट करती हैं इसकी बॉडी वॉल्स के अंदर, तो क्या होता है कि वो कंप्रेस होते हैं लंग्स, और कंप्रेस होने की वजह से हवा जो है बाहर चली जाती है। मगर ये टर्टल में ये सिस्टम नहीं होता। ठीक है, इसके लिए जो है स्पेशल इसकी मसल्स होते हैं इसकी बॉडी के अंदर, जो कि सिर्फ इसकी बॉडी के जो लंग्स को एरिया है ना उसके इर्द गिर्द जो है वो मसल्स हैं, तो उन मसल्स ने लंग को प्रेस करना है, यानी कि मसल कंट्रैक्ट करेंगे, लंग्स वो ऊपर की तरफ
जो है शेल के ऊपर वाली साइड के ऊपर जो है वो प्रेस होंगे तो वो हवा बाहर निकलेगी, ठीक है। मगर जब दोबारा वो मसल रिलैक्स होंगे या नीचे की तरफ कंट्रैक्ट करेंगे तो उनके ऊपर प्रेशर कम होता है, लंग्स के ऊपर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे हवा जो है वो मूव करती है, मगर इसमें स्केलेटन मूव नहीं करता, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज हो। इसके अलावा थर्मो रेगुलेशंस के इसके अंदर कई सारे तरीके हैं, यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ट्रस्टियल एनिमल्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर फेस करने पड़ते हैं, और ये ज़्यादातर ऐसे एनिमल्स हैं कि ये खुश्की पे रहते हैं, पानी में नहीं रहते। अब और बाहर आपको पता है कि ये आमतौर पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, 60 मैक्सिमम 70 डिग्री तक भी जाते हैं। तो इसलिए ऐसे टेम्परेचर को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये कुछ इसमें ऐसे भी हैं कि जो उनके अंदर जो अपनी इनको एंटायर लाइफ जो है, जो कह लेंगे बड़ा इम्पोर्टेंट रेगुलेशन है, अगर इन्होंने अपनी जो बॉडी को मेंटेन करना है। इसके अंदर दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं रेप्टाइल जो हैं, उसमें से कुछ ऐसे हैं कि जो एक्सटर्नल हीट के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि अपनी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, इसलिए ये एक्टोथर्मिक है। जैसे कि आप ये देखें छिपकलियां जो हैं, स्नेक्स जो हैं, ये गर्मी सर्दियां होती हैं तो ये छुप जाते हैं, यानी कि हाइबरनेशन में चले जाते हैं। उसका मकसद ये होता है कि ये जो है ये एक्टोथर्मिक है। मगर कुछ ऐसे हैं जैसे ये ब्रूडिंग इंडियन पाइथन है, ये पाइथन ये क्या है, जो अपनी बॉडी की मेटाबॉलिज्म है उसको यूज करते हैं, उस एनर्जी को यूज करते हैं, तो मतलब ये अपने बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, यानी कि एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक होने की वजह से ये क्या है कि ये जो पाइथन है, ये जो स्नेक हैं बड़े बड़े आपने देखे होंगे, वो जो इवन कि अपने ये एग्स के अगेंस्ट ये क्वाइल्ड हो जाते हैं, यानी कि और क्वाइल्ड होने का यानी कि अपने बॉडी को अपने एग्स के इर्द गिर्द क्वाइल करने का मकसद ये है कि उन अंडों का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, यानी कि उनकी इंक्यूबेशन करनी है, ताकि उनमें से बच्चे जो हैं वो हैच आउट हो सकें। तो ये दो तरह का मैकेनिज्म है इनके अंदर। इसके अलावा जो है ये मैंने कहा कि टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए इनके अंदर कई सारी अडेप्टेशंस हैं। उनके अंदर सबसे पहले जो है मैंने कहा कि कई सारे ऐसे जो रेप्टाइल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं, यानी कि आमतौर पे 30-40 से लेके 50-60 डिग्री तक। ये यहाँ पे जो 28 से 15 लिखा है ये एक्चुअली फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये फ़ारेनहाइट है। आपकी किताब के अंदर उन्होंने डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है इन्होंने क्या करना है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को एक ख़ास रेंज में रखना है, ये तकरीबन 77 से लेके 98.6, यानी कि ये 98 जो है वो 37 डिग्री बनता है, यानी कि 21 से लेके 37 डिग्री तक इन्होंने अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो अगर तो बाहर जो है हीट नहीं है इतनी, तो फिर जो है इन्होंने सन के अंदर ही फिरना है, ताकि जो है ये अपनी हीट जो है वो बॉडी के अंदर गेन कर सकें, इस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। अगर जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाए तो फिर ये क्या करते हैं, रिट्रीट कर लेते हैं। रिट्रीट का मतलब क्या है कि इन्होंने किसी ऐसी जगह पे चले जाना है, किसी बिल में घुस जाना है, किसी ठंडी जगह पे चले जाना है, किसी दरख्त के नीचे चले जाना है, ताकि ये जो है इनका टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज़्यादा हाई ना हो। इसके अलावा इसके अंदर बिहेवियरल अडेप्टेशंस भी हैं, यानी कि रेप्टाइल जो है ये अपने बिहेवियर के थ्रू अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। वो जैसे हम लिजर्ड की बात कर लें तो ये अपने आप को गर्म करने के लिए सूरज की रोशनी में एक खास एंगल से बैठती है। क्या करती है कि सूरज की रोशनी में एक खास एंगल के किसी गर्म सरफेस के ऊपर बैठ जाती है, यानी कि ऐसी सरफेस के ऊपर जो गर्म है सर्दियों में स्पेशली जो है, ताकि उस सरफेस के थ्रू यानी कि कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू जो है उस सरफेस के थ्रू जो हीट है इसकी बॉडी में ऑब्जॉर्व हो। इसके अलावा क्या करती है कि ये अपनी बॉडी को प्रेस करती है ऐसे जोर के साथ, यानी कि नीचे की तरफ उस सरफेस के साथ जो कि हीट है, जैसे कोई पत्थर है कोई ईंट है, उसके ऊपर अपने आप को प्रेस करती है। प्रेस करने का मकसद यह है कि वो हीट जो है वो जल्दी इसकी बॉडी के अंदर जो है वो कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो यानी कि अब्जॉर्ब हो जाए। इसके अलावा अगर गर्मी है तो गर्मी में क्या करें, अपना टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये करना है कि इसने एक ख़ास तरीके से
सूरज की रोशनी की सिमत में बैठना है ताकि जो है कम से कम जो है रेज इसकी बॉडीज के अंदर अब्जॉर्ब हो। दूसरा क्या है कि इसने शेड या बरों में चले जाना है, यानी कि बिलों में या सायादार जगह पे चली जाएगी ताकि जो है इसे इंटेंस हीट बर्दाश्त ना करनी पड़े। इसके अलावा ये क्या करती हैं, जो लिजर्ड्स हैं ये अपनी टांगों और टेल को ऐसे फैला लेती हैं, यानी कि सरफेस के साथ कांटेक्ट कम से कम करती हैं। कि जब सरफेस के साथ चूंकि गर्म रेत है या गर्म मिट्टी है या गर्म सरफेस है, उसके ऊपर ये जो है अपनी टांगों को भी इन्होंने फैला लिया और जो है टेल को भी कह लें कि कुछ जो है वो इन टच रखती हैं सरफेस से, कुछ को वो जो है इन टच नहीं रखती। उसका मकसद यही है ताकि जो है ये जो है हीट जो है कम से कम अब्जॉर्ब हो। इसके अलावा अगर हॉट क्लाइमेट है तो इनका जो बिहेवियर है वो नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल होने का मतलब ये है कि ये निकलती रात को है, ठीक है। जैसे कि ये गेकोज हैं, आपने गेकोज को के मतलब हमने बात की थी, ये जो रात के वक्त छिपकलियां जो हैं आपने देखी हैं, ये रात को निकलती हैं, दिन को आपको नजर ही नहीं आती। क्यों? कि ऐसी जगह पे चली जाती हैं जहाँ पे इन्हें हीट बर्दाश्त ना करनी पड़े। इसके अलावा जो है जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता जाता है तो इसके अलावा कुछ रेप्टाइल जो है वो पेंटिंग भी करती हैं। पेंटिंग का मतलब सांस लेती हैं, अपनी वो जो हीट इनकी बॉडी के अंदर पैदा हो रही है उसको वेपोरेशन के थ्रू बाहर निकालें ताकि इसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई ना हो। तो इसी तरीके से ये जो मरीन इगुआना है, मरीन इगुआना की बात कर लें तो ये क्या करते हैं कि अपने ब्लड को अपनी स्किन की तरफ जो है वो डाइवर्ट करते हैं। और स्पेशली जो है स्पेशली ठंडे पानी में जो गुआना रहते हैं, तो जब पानी से बाहर निकलते हैं तो ये रेत के ऊपर बैठे रहते हैं और अपने ब्लड को स्किन की तरफ जो है वो फोर्स करते हैं या डाइवर्ट करते हैं। उसका मकसद क्या है कि इन्होंने सूरज की रोशनी के अंदर जो है वो बैठे रहना है ताकि सूरज की रोशनी के थ्रू जो है वो और प्लस जो है इन्होंने ब्लड भी उस तरफ डाइवर्ट कर लिया ताकि जो है वो मैक्सिमम जो हीट है वो इसके ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो, इसका बॉडी जो है वो हीट अप हो। ये सर्दियों में करना है या जो ठंडे पानी में रहते हैं। मगर जब ये ठंडे पानी के अंदर डाइव कर लेते हैं तो फिर क्या करते हैं ये इगुआना कि ये अपना एक तो हार्ट रेट को रिड्यूस कर लेते हैं, यानी कि हार्ट बीट इनकी काफ़ी स्लो हो जाती है। दूसरा ये अपना ब्लड का स्किन की तरफ फ्लो नहीं करते, ठीक है, ब्लड फ्लो को स्किन की तरफ करते हैं ताकि इनकी हार्ट हीट लॉस जो है वो कम से कम हो। कि अगर हीट लॉस कम से कम होगा, दूसरा हार्ट रेट कम से कम चलेगा, ब्लड की मूवमेंट आस्ता होगी तो ये इनकी एनर्जी भी कंजर्व होगी। और इसके अलावा क्रोमेटोफोर्स, ये क्रोमेटोफोर्स हैं, ये हमने पढ़े थे जैसे कमिलियंस के अंदर ये पाई जाती हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है ताकि इनका कलर जो है ये डार्क कलर अब्जॉर्ब करते हैं सर्दियों में और गर्मियों में लाइट कलर जो है वो अडॉप्ट करते हैं ताकि जो है कम से कम जो है वो हीट अब्जॉर्ब इनकी बॉडी के अंदर। इसके अलावा जो है इसके टेम्परेट रीजन के अंदर यानी कि ठंडे इलाकों के अंदर मेनी रेप्टाइल जो है वो क्या करती हैं कि ये टॉर्पोर मतलब डिक्रीज एक्टिविटी में, यानी कि अपनी डेली लाइफ के अंदर अपनी एक्टिविटी को बेतहाशा कम कर लेती हैं, यानी कि किसी एक खास बिल में जाके किसी खास जगह पे जाके वो बैठी रहती हैं अपने बॉडी फंक्शंस को, यानी कि अपने कह लें कि जो ब्लड फ्लो है हार्ट रेट है उसको कम से कम कर देना। उस कम से कम करने का मकसद है ही ये ताकि जो है ये एनर्जी कंजर्व हो, इन्हें ज़्यादा एनर्जी जो है ज़्यादा फूड खाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा कई सारे रेप्टाइल्स ऐसे हैं कि जो कि आमतौर पे या नॉर्मल सीजन में अकेली अकेली होती हैं, मगर जब सर्दियाँ आती हैं तो ये क्या होती हैं कि ये इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। और उस कॉमन साइड को हाइबर नेकुलम कहते हैं, यानी कि इकट्ठे होने का मतलब ये है कि ये पूरा ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे हुए रहेंगे और अल्टीमेटली जो है वो सरफेस एरिया कम हो जाएगा जहाँ से ठंड ने या कह लें कि कूलिंग ने यानी कि इनकी बॉडी में पेनिट्रेट करना है। तो इस वजह से भी ये बच जाती हैं, यानी कि जिस तरीके से एक ही डब्बे में या एक ही कह लें कि गड़े में अगर 50 छिपकलियाँ इकट्ठी हो जाएं तो डेफिनेटली उनको जो हीट लॉस होगा उनकी बॉडी से वो कम से कम होगा। इसके अलावा जो है ये क्लम्प्ड हो जाती हैं आपस में, यानी कि ये जो इस हाइबरनेकुलम के अंदर एक कॉमन प्लेस के अंदर ये आपस में क्लम्प्ड हो जाती हैं, एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। जैसे मैंने हनी बीज का बताया था कि वो हनी बीज सर्दियों में बिल्कुल आपस में जुड़ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। इकट्ठी होने का मतलब यह है कि हीट लॉस उनकी बॉडी से कम हो। इसके अलावा जो है
जो कुछ सारे रेप्टाइल्स ऐसे भी हैं, मैंने कहा कि वो टॉर्पल रेगुलेट नहीं करते, बल्कि जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इनकी रिट्रीट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इस वजह से ये ठंड से मर भी जाते हैं। जैसे ये देखें कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए या इन्हें कोई प्रॉपर शेल्टर ना मिल सके, ठीक है, तो इनका बॉडी अगर ठंड के थ्रू है या कूलिंग के थ्रू एक्सपोज होगा तो मोर्टेलिटी होगी। और सबसे ज़्यादा रेप्टाइल के अंदर मोर्टेलिटी होती फ्रीजिंग से, यानी कि लो टेम्परेचर की वजह से होती है। इसलिए आप तक ज़्यादातर देखें ये गर्म इलाकों में ज़्यादा होते हैं, ठंडे इलाकों में ये रेप्टाइल जो है वो कम से कम होते हैं। और ये इसके ब्रेन्स की बात फिर हम इंशाल्लाह इससे आगे करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ तक ये मैं कंटिन्यू